पाकिस्तान को सारी वेस्टर्न ममालिक जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, ऑस्ट्रेलियंस हों, अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, एवरीवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड इंडिया। और हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है? इज देयर एनी कंट्री, कोई ऐसा मुल्क है जो हमारे पीछे खड़ा होगा? और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीजों को। वहां एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। We have basically got 1,000 kilometers of our territory, 1,000 square kilometers of our territory, जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में चाइना का वो सारे का सारा जो उसका पोर्ट है वो चाइनीज पोर्ट है, जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी बैठे होंगे। इसीलिए चाइना जो है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहाँ गया है? इंडिया। तो इसीलिए कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को नस्ली दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हिंदुस्तान की फौज ही नस्ली होगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं खुश हूं वो कम से कम वो लोग नस्ली थे, वरना वो कह देते कि नहीं, वो कोई झूठी कहानी बुन देते। वहां कौन सा भारत ने चीन से 982 डेप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस ली। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है, तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर नज़म सेठी ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि भाई मोदी खुद को चुप करके नहीं बिठाएगा, या फिर कि भारत चुप करके नहीं बैठेगा, और वो चाहे पीएम मोदी हो या फिर भारत की जनता वो खुद को सुपर पावर मानती है। भाई क्यों ना माने, हम जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, कई सारी फील्ड है जिसमें हमारी मोनोपोली है, जिसमें अगर आप काउंट करो तो आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, मूवी इंडस्ट्री हो गई, और ये चीज़ें रैपिडली ग्रो कर ही रही है। ऊपर से अगर आप ग्रोथ रेट देखो इंडिया का तो 8% के ऊपर मेंटेन रहता है। जब इस चीज़ की बात हो तो भाई प्राउड करने वाली बात है, और प्राउड क्यों ना करें। यहाँ पर बात हो रही, मतलब देखिए, अगर बीच में अगर मान लीजिए पाकिस्तान आता है तो वो भी पेला जाएगा, और पाकिस्तान को डर यही है कि भाई ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ में, क्योंकि ये है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था मनमोहन सिंह के समय पर, लेकिन मोदी के समय में ऐसा है कि कई सारी चीज़ें हो जाती है जो पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहां। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीजों को। वहां एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। कल लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बोली गई जिससे पता चला कि भाई साहब, वी हैव बेसिकली गॉट 1,000 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में, लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली, 2012 से मिसिंग है। फॉर दोज पीपल जो आज रो रहे हैं और रोते रहते हैं सारा टाइम, स्पेशली कुछ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चाइना के सामने झुकने वाले, आज वो हमको अमेरिका और चाइना के बारे में फॉरेन पॉलिसी सिखाते हैं। बट इन एनी केस, जो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है। होता ये है कि भाई चाइना का जहां तक क्लेम लाइन है वहां तक चाइना पेट्रोल करता है, और जहां तक आपकी क्लेम लाइन है आप जाके वहां तक पेट्रोल करते हो। भारत ने चीन से 982 डेप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस ली 1962 में। एक्चुअली पूरा तिब्बत भारत का है। हेनरी मैकमोहन लाइन इलीगल है। वो इलीगल किस लिए है? अगर सपोज मानते हैं, चाइना नहीं मानता, हम मानते हैं, तो हमने अपने हाथ पे बेड़ियां लगाई हुई है। अगर चाइना नहीं मानता, हम लोगों को भी नहीं माननी चाहिए। भाई तुम नहीं मानते तो हम क्यों माने? मतलब एक साइड आप नहीं मान रहे हो, हमारी साइड ही मान रहे हैं, मतलब बेड़ियां तो हमने अपने ऊपर लगाई हैं, दूसरों के ऊपर नहीं लगाई हैं। तो भारतीय सेना का अधिकार पूरे चीन और शिनजियांग प्रोविंस पर है, पूरा नॉर्थ तक। अगर हम लासा से या फिर थोड़ा सा उसके और पूर्व में जाएं, म्यांमार के बॉर्डर के पॉइंट से लेके सीधा लाइन खींचे मंगोलिया तक, वो भारत का हिस्सा है।
इसको मान के चलना चाहिए। तो 1000 किलोमीटर छीनी है तो बहुत शुभकामनाएं और भारतीय सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट नहीं था, ये डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी था। कन्विंस किया उनके ऑफिशियल्स को, इस तरह उन्होंने अचीव किया। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो तिब्बत से मिलती हैं, और तिब्बत तो प्राचीन काल से भारत का ही क्षेत्र रहा है। चाइना का वो सारे का सारा जो उसका पोर्ट है वो चाइनीज पोर्ट है, जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी बैठे होंगे। इसीलिए चाइना जो है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहाँ गया है? इंडिया। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है, कैन इंडिया टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? जी मैं बताऊं ना, हम पता क्या कह रहे हैं, हम दोनों को राजी रख सकते हैं, अमेरिका को भी और चाइना को भी। चाइना को भी। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए, 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट आपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहां तक कि वहां अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करी जाती हैं और कहीं ना कहीं अनहिंडर्ड मूवमेंट की तरफ बोला जाता है कि वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर जब हम ये चीजें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो आ रहे होते हैं हमारे पीछे हट जाते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट ये कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। टोटल एरिया 982 स्क्वायर किलोमीटर्स जो आपका देपसांग के अंदर और देमचौक के अंदर 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोग इसको 2020 बोलते हैं, लेकिन पीपल नीड टू रीड हिस्ट्री टू रियलाइज कि साहब ये 2012 से गायब है। ओ जी ग्रेजिंग ग्राउंड चले गया, ये चले गया, वो चले गया, इट्स ऑल अ फार्स। ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर देयर इज नो लॉस, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा चीज अब रिस्टोर कर चुके हैं। चटगांग के अंदर, कंजुक के अंदर, ककचुन के अंदर, उसके बाद देमचौक के अंदर ये चीजें पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी हैं। एंड देखिए उसके बाद भी एक चीज हमको याद करना चाहिए कि चाइना के साथ आपका डीलिंग ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी विदाउट एस्केलेशन। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपने इन्होंने किया क्या, अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी, एक्साइचिन को चाइनीज टेरिटरी, एक मैप शैप निकाल दिया, ठीक है। उसका जवाब एमईए की तरफ से गया। जयशंकर जी ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बोला कि यार इनकी पुरानी गंदी आदत है और ये मैप बनाने से कोई टेरिटरी तुम्हारी अपनी नहीं हो जाएगी, सो वी रिजेक्ट दिस नॉनसेंस, इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। मिलिट्री के ऊपर वो कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया। कल सीसीपी की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और आरएसएस से मिली, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पर अच्छे से चाय कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? यू नो, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज बेसिकली ईच अदर। जो दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, सो इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों एक दूसरे को जरा थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू एनालाइज ईच अदर कि कहां पर बैठते हैं दोनों। एंड यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ दी यू नो द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में है, और ऊपर से उसके बाद अमेरिकन जो पूरी गेम्स चलती हैं, जैसे आपने देखा कि भाई जो अमेरिका की जो एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन की तरफ से, उसके अंदर उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो पैसिफिक रीजन के अंदर जहां चाइना पूरी तरह से क्रीप इन करके वहां पर तो आइलैंड्स पे आइलैंड लिए जा रहा है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। इस पर लेके यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपेक डेट रिलीफ नो फ्री पास। तो आपकी जो एक इस वक्त एक तो डेट के अंदर, क्योंकि आपका तकरीबन $48 बिलियन जो है वो चाइनीज का आपका कर्जा है इसका। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा है ही इज ऑल्सो शेड्यूल टू मीट द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगी कॉरिडोर में। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे आपने? इंडिया, चाइना और रशिया। ट्रंप एक और गेम चल रहा है, वो क्या? कि पाकिस्तान मिल जाए मेरे साथ। अमेरिका की जरूरत हमें इसलिए है कि जब हम अमेरिका के साथ होते हैं तो फिर हमारे दुश्मन को मारने में हमारी मदद करता है। ये किसने कहा? हमेशा से की है। हमारा दुश्मन इनसाइड मुल्क के अंदर। अच्छा, जो हम जी, हमारी ये ख्वाहिश अमेरिका में इसलिए है कि अमेरिका हमें किसी न किसी तौर पर इमरान खान को अंदर रखने में हमारी मदद करेगा। चाइना को कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान आता है या नहीं आता।
यहाँ हाइब्रिड आती है या नॉन हाइब्रिड आती है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए। चाइनीज तो शायद काकर अब्बासी के ज़माने में खुदा हाफिज़ क्या कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप CPEC के जरिए आपने जिंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। बिल्कुल ऐसी है वो। ऑरेंज कहाँ जा रहा है, ट्रेन किधर बन रही है? नहीं, जो भी है, मैं वैसे कह रहा हूँ, जितने मोटरवे बने, ये भी $4 बिलियन का चाइनीज खाते में। ठीक, अब आपने पूरा CPEC उड़ा दिया, गुलछरे उड़ा दिए इलेक्शन जीतने के लिए, क्या उधर मोटरवे तो इधर मोटरवे तो उधर फलाना तो उधर फलाना। अच्छा, असल मसला ये है कि अब अमेरिका जो है वो यहाँ चेंज ऑफ गार्ड जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, करता रहेगा। ठीक है सर, जो हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। जी जी, देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा वाह निकालो उसको घर से। स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जिस इदारे ने कायम की है, ने मुरतब की है, उस इदारे का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ये 1969 से काम कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड के शहर पुली में बेस्ड है। इस रिपोर्ट को उन्होंने CHPM एक्सप्लोरेटरी नोट नंबर 1 का नाम दिया है। CHPM उस इदारे का एक तरह से एब्रीविएशन है, और इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द इंडो पाक एयर वार 7 से 10 मई 2025। इस रिपोर्ट को लेकर इंडिया में बहुत बात हो रही है, उनके मीडिया में इसके हवाले से काफ़ी हाइप है। 88 घंटे ये जंग जारी रही तो उसमें किसको बर्तरी हासिल रही, तो इसमें ये रिपोर्ट फिर ये नतीजा अखज़ करती है कि ओवरऑल बर्तरी इंडिया को हासिल रही। अब हम थोड़ा सा इसका जायज़ा भी लेंगे कि इस रिपोर्ट में ये बात क्यों की जा रही है और किस हद तक हम इसको सही मान सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया कि इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया कि इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए अपनी टेरिटरी में रहते हुए और उन्होंने इन पे हमला किया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन जगह वही हैं जहाँ के हवाले से इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऑपरेट करते रहे। फिर इंडिया ने जो काउंटर मूव की तो इंडिया ने उसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए, जिसमें रैम्पेज मिसाइल्स, स्कैल्प EG मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किए गए। और उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो रेडार कवरेज थी या जो हमारे रेडार सिस्टम्स थे पाकिस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाया गया, और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा, कुछ रनवेज को भी नुकसान पहुंचा, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा। और इसकी बुनियाद पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, चूँकि ये आखिर में इंडिया ने जो इस तरह के स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए, मिसाइल्स फायर किए, ब्रह्मोस फायर किए, तो उसके बाद फिर इंडिया को बर्तरी हासिल हो गई। चूंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फ़ोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ी। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो जरा स्विस थिंक टैंक की भी बात करेंगे। कुछ और जो हिट एक मलीर कैंटोनमेंट में जहां पर पाकिस्तानी बोल कुछ नहीं हुआ, उसकी भी कुछ एविडेंस बाहर निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड कुछ और चीजें राफेल के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर राफेल करते थे, अब मेरे भी मुंह पे चढ़ गया वो राफेल, इट इज एक्चुअली द रफाल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये रिपब्लिक डे था, इसके अंदर काफी सारे जबरदस्त वेपन्स दिखाए गए और जो हाइपरसोनिक वेपन्स
लॉन्ग रेंज एंटी शिप वेपन्स और ये सब चीजें दिखाई गई, उसका मेल्टडाउन ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वेपन्स एक शोकेस है, एक शो ऑफ है, हम तो अपना दिखाएंगे, कोई हमारे पास तो है चीजें तो हम दिखाएंगे, उसके अंदर कोई बात नहीं है, बट अ रियली वेल डन शो बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो स्विस एक थिंक टैंक है वो क्या कहता है, क्योंकि देखिए ये जो स्विस थिंक टैंक है, इट इज कॉल्ड CHPM, सेंटर द हिस्टोरी द प्रोस्पेक्टिव मिलिटरी, इट्स फ्रेंच। तो ये स्विस थिंक टैंक ने इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट को खैर पूरा तो पढ़ना आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा सा एक जूस निकाल के आपके सामने रखा जाए। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडा भी है, कुछ रियलिटीज भी हैं इसके अंदर, तो जरा वील हैव टू डिसाइफर द ट्रूथ फ्रॉम द शार्फ, एंड दैट्स समथिंग दैट वी डू ऑन दिस चैनल। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फिक्सेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी तरफ आपका कितना प्लान है और किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करा है। तो यहां पर ये बोलते हैं भैया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया का वो उसने पूरी तरह से मीट करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डॉक्ट्रिनल पिवट, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट करा है उन्होंने स्टेट बैंक टारगेट को, ये पूरी तरह से जो एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है भारत की, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एंड ये चीज काफी लोग मान भी रहे हैं। एस्केलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात करी कि भाई भारत वाज ऑन टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर, एंड पूरी तरह से जिस तरह से जो भी टैक्टिक्स भारत ने करी, पूरी तरह से जो एंड स्टेट जो था उस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा डिक्टेट भारत ने ही किया था। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड फॉर प्रॉक्सीज के बारे में बोला गया कि भैया ये जो न्यूक्लियर शील्ड है ये अब काम में नहीं आने वाला। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है, बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है, ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स। हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस वो लिस्ट में। तो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए, भारत के नहीं किए, तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। आवाजें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं मियां साहब, हमें कुछ बताएं। काज साहब मैं खुद हैरान था कि ये इतनी शिद्दत से जो है बात क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी हुई है। एक एयरपोर्ट के ऊपर जनरल आसिम मुनीर और उनके DG ISPR जनाब जनरल शरीफ अहमद साहब पहुंचते हैं, वहाँ पे जो खड़ा हुआ सिपाही है, गार्ड है वो, और दोनों के हाथों में पासपोर्ट्स हैं, और वो कहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। हम बड़े खुश हैं आजकल, सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, वाज़ेह कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमर लेंगे। कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। उसको हिंद देश हम बनाएंगे, हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए आप कितना भी अमेरिका को मस्का लगा लो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, आप चाहे कितना भी मस्का लगा लो अमेरिका को, उसको जो अच्छा लगता है वही वो करेगा। उसको जो अच्छा लगता है उससे मतलब ये है कि जहाँ उस पर उसके इंटरेस्ट होंगे वहीं वो झुकेगा। अब देखिए इंडिया के साथ कितनी भी टैरिफ वॉर वो खेल ले, उसको भी पता है कि इंडिया के साथ पूरी तरीके से वो रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकते।
हालांकि पाकिस्तान के साथ तो दिखाया जा रहा है कि भी बहुत अच्छे रिलेशन है। पिछले दिनों पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ वहाँ पर गया, बहुत सारी यहाँ पर बातचीत की, और एक बार नहीं बहुत बार गया, और साथ में वो आर्मी चीफ को भी लेकर गया, और ट्रम्प ने तो ये भी कह दिया कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की कि भाई कौन कौन से ऐसे कंट्री के लोग हैं जिन पर हम वीज़ा बैन लगाएंगे, और उसमें नाम आया पाकिस्तान का। और फिर वही डिबेट शुरू हो गई कि भाई देखिए हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, तो ये कैसा हो गया वगैरह वगैरह, और इंडिया तो इस लिस्ट में है ही नहीं। अरे भाई वहाँ जाकर काम करने की भी एक वैल्यू होती है, प्रेस्टीज होती है कि भाई इंडियंस आएंगे तो यहाँ पर भीख मांगना शुरू नहीं कर देंगे, जबकि पाकिस्तानियों की बिल्कुल वैसी रेपुटेशन है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि वो किन ममालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात मैं अलग लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में खास तौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 ममालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब हम इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन, और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाजे कर दिया गया है। और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमड़ लेंगे। और तुम्हें निमड़ने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो है अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से है, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड है। ये कैसे डिसएंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से, और चाइनीज कैंप पे जाएंगे। कहते हैं 40 जो है वो नए J-35 फाइटर हमें ऑफर किए गए हैं। J-35 फाइटर्स की कीमत तो आपके पास है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा तब वो जहाज मिलेंगे, और खुद मुख्तारी का सौदा करके क्या वेस्ट से डिसएंगेज कर सकेगा? हनी ट्रैप दुबई के अंदर जो हुए हैं, क्या ये वहां से बच सकेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है। रजा रोमी साहब जैसे लोग भी जो है, और इस तरह के जितने भी इनके लोग हैं सारे के सारे, वो आके लिख रहे हैं, और इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है कि हुसैन हक्कानी साहब को आके बोलना पड़ गया कि यार इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालिमो। पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं। So powerful and this is how the Arabs view it। और हर मुल्क जो है इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में। इंडिया जो है वो ब्रिक्स के समिट को इस साल होस्ट करने जा रहा है। इंडिया ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, उसका वेबसाइट, ये सभी चीज़ों को ऑफिशियली रिलीज किया है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी डॉलर में तजारत ना करने का ऐलान किया है, और इस इत्तेहाद को सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया की मदद हासिल है। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि ये जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। और अब उनके जो है वजीर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। $12 बिलियन के प्रोडक्ट्स फ्लड कर गए हैं चाइनीज मार्केट के अंदर। ये एक स्टैटिस्टिकली मुझे पहले लगा ये गलत है, ये हो नहीं सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखाया। इंडिया एंड फ्रांस together want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, ट्रम्प G2 की बात करता है। 6 लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आए हैं एंड दे हैव विजिटेड द RSS हेडक्वार्टर। उसके बाद बीजेपी के लोगों से मिले। आज किसके साथ मुआवजा है?
कांगो के साथ, इथियोपिया के साथ, नाइजीरिया के साथ, सोमालिया के साथ, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुका है। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। कर्जे लेते हो, भीख लेते हो, उसके ऊपर तुमने मार्कअप या जो भी कह लो तुम, ऐसी इस्तलाहें इन्होंने फ्रॉडियों ने इस्तेमाल की हुई हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। क्या बाहर ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए ब्रिक्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मतलब यहाँ पर हो गया ब्राज़ील, हो गया रशिया, हो गया इंडिया, हो गया चाइना, हो गया साउथ अफ्रीका, हो गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा जो अगर यूएस को कोई लगता है तो वो इंडिया ही है। देखिए ब्रिक्स कहता तो है कि भाई डी-डॉलराइजेशन करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर मान लो कि और यूएस को ऐसा लगता भी है कि भाई हम इंडिया का इस्तेमाल करके हम चाइना को टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ उनकी थिंकिंग देखो तो ये भी है कि इंडिया इतना बड़ा ना हो जाए कि भाई चाइना को तुम टैकल कर ले, फिर ऐसा ना हो कि भाई हम इंडिया को टैकल करने के लिए अलग से हमें जद्दोजहद करनी पड़े या फिर कहे कि हमें अलग से मेहनत करनी पड़े। तो यही सारी चीज़ें चल रही है कि भाई आखिरकार हमें इंडिया को कंट्रोल में रखते हुए फिर चाइना को गिराना है, और फिर ऐसा ना हो कि इंडिया इतना पावरफुल हो जाए कि हमें उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़े। और उससे अलावा 2026 का अगर ब्रिक्स देखो तो ये भी इंडिया में है, और हम सबको पता है कि ब्रिक्स अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकता। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ब्रिक्स आपको पता है कि मुतबादिल एनर्जी और वो जो मुतबादिल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए, और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। फिर अगर आप ये देखते हैं कि सऊदी अरब, UAE, मलेशिया और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं तो 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में चली जाती, और 20% ऑयल के रिजर्व पर से मिडिल ईस्टर्न आएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑयल ट्रेड जिस दिन डॉलर डिनोमिनेटेड छोड़ दे, लोकल करेंसीज में आ जाए तो उस दिन तो डॉलर फायर हो गया। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि यही खतरा है जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। सो टैरिफ पे 25% तो इंडिया को कह दिया गया, और ये भी कहा गया कि एनीबडी हु कॉल्स फॉर ब्रिक्स एडिशनल 10%। सो इंडिया इज डेफिनेटली इन अ कॉर्नर। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा, और हमारे लिए इस वक्त बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। इंडिया जो है वो ब्रिक्स के समिट को इस साल होस्ट करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इंडिया हैज ऑफिशियली टेकन ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर 2026, और अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि इंडिया ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, उसका वेबसाइट, ये सभी चीजों को ऑफिशियली रिलीज किया है। और EAM, External Affairs Minister Jaishankar, has summarized it that this chairmanship which India is going to have for BRICS, it will be purely dedicated to humanity first। अब humanity first मतलब क्या? humanity के ऊपर डेंजर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से आ रहा है? क्या एस जयशंकर कहना चाह रहे हैं? एंड व्हाट डज दिस लोगो डिनोट्स? इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का काम करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा लोगो ब्रिक्स इंडिया 2026 का। ये कमल है, और लगता है कि बीजेपी ने कमल को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, बट एनीवेज ब्रिक्स का जो लोगो है इट इज अ लोटस, और यहां पे लिखा गया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। द फर्स्ट वर्ड यूज्ड इज रेजिलियंस, विच क्लियरली शोज कि आज किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है that anything can be happening at any point of time। अब फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो पूरा लोगो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है ब्रिक्स का, जिसमें एक लोटस बना हुआ है, इसमें बहुत सारे सिंबॉलिज्म छुपे हुए हैं, बहुत सारा इसमें सिग्निफिकेंस छुपा हुआ है। ये आप इस चीज से समझें। ये सबसे पहली बात तो लोटस है, और लोटस आपको पता है इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ
ट्रेडिशनैलिटी विथ मॉडर्निटी, ये इंडिया के डीप कल्चरल रूट्स को बताता है और साथ ही साथ ये बताता है कि लोटस का किस तरीके का एबिलिटी है टू राइज एंड थ्राइव डिस्पाइट चैलेंजेस। कितने चैलेंजेस के बावजूद लोटस जो है वो अपने आप खिल जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि आज वर्ल्ड में जिस तरीके से चैलेंजेस चल रहे हैं, just like Lotus fight those challenges, bounces it back. Similarly, the BRICS country has to fight these challenges and bounce it back. इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीच में तो एक तरीके से नमस्ते का आप इमेज देख सकते हैं। तो ये अगेन इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशन की तरफ से चल रहा है और इसीलिए यहां पर बीच में एक नमस्ते का एक तरीके का इमेज डाला गया है। ये जो पेटल्स हैं आप देख सकते हैं, हर एक पेटल्स का कलर अलग अलग है। ये बेसिकली उन तमाम ब्रिक्स कंट्री हैं उनका ये कलर है। ब्रिक्स तो खतरा है अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस के लिए तो खतरा नहीं है। तो इट मीन्स कि फ्रांस एंड इंडिया टुगेदर चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर कमजोर हो और फ्रांस अल्टरनेट ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, हवा देगा ताकि उसको कल को अमेरिकन भी कमजोर हों, क्योंकि अमेरिकन के कहने के बावजूद फ्रांस बार बार चाइना जाता है और वो समझते हैं कि हमें इनके साथ काम करने की जरूरत है। चाइनीज वो एक दफा EU प्रेसिडेंट को भी साथ लेके गया था, खुद भी गया अकेले, अभी रिसेंटली भी गया हुआ था। तो ये आप समझ रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस together want to weaken dollar, together want to create an alter, because दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रंप G2 की बात करता है, वो कहता है जी दुनिया में ग्रेट 2 हैं, एक चाइना और एक हम है। ये G2 है, कोई G7 नहीं है, कोई ब्रिक्स नहीं है। और वो कहता है अकेले मैं ही तो सारे फैसले करता हूं, मतलब हर चीज तो मैंने अकेले ने कर लेनी है, इसमें किसी का तो रोल ही कोई नहीं है। गजा की जंग मैं बंद करा लूंगा, रशिया का मैं करा लूंगा, यूक्रेन का मैं करा लूंगा, साउथ अमेरिका मैं करा लूंगा। ये तो सारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो हमें खा रहे हैं, ये तो हमसे फेवर्स ले रहे हैं। इंडियंस भी फेवर ले रहे हैं, यूरोपियंस भी फेवर ले रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो आपको नहीं लगता इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर आर सपोर्टिंग मल्टीलैटरलिज्म, वो G2 को सपोर्ट कर रहा है